की ओर बढ़ें। इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की है और इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का और ये हमारा विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था, संगम वंश। दूसरा क्वेश्चन जो है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। तो हम सभी जानते हैं कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के शासक थे। ये तुलुव हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राक्षसी तांगरी का युद्ध, यानी इसको तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1565 ईस्वी। ये अगला क्वेश्चन की बात करें, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी। तो अगला जो क्वेश्चन है, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना 1434-35 दोनों था। यहाँ पर 1435 है, तो यही राइट आंसर हम मानकर चलेंगे कि इसका 1435 में स्थापना है। बाद बाकी अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर 1510 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना समय को गंवाएं। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकेतन यह किस देश का व्यापारी था। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया है। यह हम सभी जानते हैं कि यह रूस का यात्री था। बाद बाकी जो अगला क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा का क्या अर्थ था। महानवमी डिब्बा कहने का मतलब है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य में हम लोग देख रहे हैं कि एक विशालकाय मंच था जिसे महानवमी डिब्बा की संज्ञा दी गई है। और जो अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी। कितनी बढ़िया सवाल है, 4 से 5 बार हम लोगों ने इस पर किया है, यह इस बार के लिए इंपोर्टेंट है और यह आंसर आ भी गया, पंपा देवी। तो इस तरीके से अब हम 9वें सवाल की तरफ अगर बढ़े तो ये विजयनगर के कुदिरेई चेट्टी कौन थे। विजयनगर के कुदिरेई चेट्टी सभी लोग जान रहे हैं, पहले से भी पढ़ चुके हैं। घोड़े के यहाँ व्यापारी थे जिनको कुदिरेई चेट्टी कहा जाता था। और यह अगला क्वेश्चन जो है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी है। तो कृष्णदेव राय जो अमुक्त माल्याद की रचना किए हैं वह तमिल भाषा थी। और जो अगला क्वेश्चन है, यह अगर बात करें तो 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था। हम सभी जानते हैं 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये गवर्नर जनरल थे तत्काल उस समय के। बाद बाकी जो अगले क्वेश्चंस है, ये 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया। तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। और आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुई थी। ये 13वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पूरा मूव कर लिए हैं। 14वां जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे। ये कई बार न जाने क्लासों में चर्चा की है कि फ्रांसिस बुकानन यह एक चिकित्सक थे। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। और अगले सवाल की तरफ देखें तो ये कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। ये लीजिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये संथाल विद्रोह पर चर्चा हम लोगों ने कई बार किया है कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले 1855-56 ईस्वी में यह संथाल विद्रोह हुआ था। और आगे के क्वेश्चन पर अगर चले तो अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था। देखिए कितनी अच्छी सवाल है। यहां से पहाड़िया को भगाने के लिए अंग्रेजों ने दामिनी कोह में संथालों को झारखंड के क्षेत्रों से लाकर बसाया था। तो इसका राइट आंसर संथाल हो जाएंगे। और आगे देखें तो रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। ये सवाल उतना ही खास है। हम लोग समझते हैं कि जो रैयत का अर्थ होता है वो किसान होता है और इसीलिए रैयतवारी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होता था वो स्वयं किसान ही होता था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। और आगे की सवाल की अगर बात करें तो ये अगला जो सवाल है 18 नंबर, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहां विद्रोह कर दिया। ये कितना अच्छा सवाल है। मंगल पांडे जी जब कलकत्ता के सैनिक छावनी में विद्रोह किए तो पहली बार पूरी तरीके से एकीकृत होकर मेरठ के सैनिक के छावनी में
हमारे सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा, 10 मई 1857। आगे अगर बात करें 19वां नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया। देखिए इस क्वेश्चन पे बस 1 मिनट का हम टाइम लेना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस समय 1856 में अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके पास सब चीज थी, इनके पास अपना पुत्र भी थे, लेकिन डलहौजी की हड़प नीति ने इनको राज्य को किसी तरह हड़पने की नीति जो बनाई थी, इसमें जब इनको कोई उपाय नहीं सूझी तो इन लोगों ने कुशासन के आरोप में ही नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया और यहां से उठाकर सीधे कोलकाता भेज दिया गया। अतः इसका राइट आंसर कुशासन के आरोप में होगा। जो अगला क्वेश्चन है, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर ए है, कोलकाता। इसे बंगाल आर्मी की पौधशाला कही जाती थी। आगे के क्वेश्चन पर अगर चले तो 21वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। हम सभी जानते हैं गांधी जी को ले जाने वाले जो व्यक्ति थे वो राजकुमार शुक्ल थे। और अगला क्वेश्चन पे बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह तारीख सभी को याद है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। अगला सवाल पर अगर चले तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई है। यहाँ गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसका राइट आंसर 1909 है। अब आगे चले अगर 24वें नंबर सवाल पे, तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जो जनता के बीच का आंदोलन है वह असहयोग आंदोलन था, वह असहयोग आंदोलन था। आगे अगर चले 25वां नंबर सवाल पे, तो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। 26वां नंबर सवाल पे चले, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक शाहिद अमीन है। ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला सवाल पे अगर चले 27वें नंबर पे, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी बनी थी। तो इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह इनकी सहायक बनी थी। और आगे चले, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हम सभी जानते हैं कि यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहले में एब्सेंट थे। और आगे सवाल पे अगर चले तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर 1932 है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुई है वो 1932 ईस्वी में हुई थी। और आगे अगर चले तो ये लीजिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन हम सब जानते हैं 1942 ईस्वी में भारत आया और इसी के विफलता के बाद महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी की थी। आइन ए अकबरी किसने लिखा है। यह अबुल फजल की कृति है, आइन ए अकबरी। और अगला सवाल पे अगर चले, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत जो है इसमें किसान के नाम के रूप में रैयत भी मिलता है, मुजरियान भी मिलता है, आसामी भी मिलता है। अर्थात आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अगले सवाल पर अगर चले, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी व्यवस्था को हम लोग जजमानी कहते थे। यहाँ बी राइट आंसर है। और आगे अगर चले तो दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था। जो दान में दिया जाने वाला राजस्व अनुदान था इसे स्यूरगल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अनाज, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं। यहाँ पुर्तगालियों के आने के बाद, उनके आगमन के बाद है। यहाँ चूंकि कोई ऑप्शन है नहीं तो 17वीं सदी राइट आंसर है, क्योंकि 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत पहुंचे हैं। तो 17वीं सदी से इसकी शुरुआत है भारत में। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की है। गुलबदन बेगम द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो हुमायूं नामा है। और आगे अगर बढ़े तो बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। बाबर ने बाबरनामा स्वयं तुर्की भाषा में लिखा है, जो कि बी राइट आंसर है। 38वां नंबर सवाल पे अगर चले तो
भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हम सभी जानते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक स्वयं बाबर था। और अगर आगे बढ़े तो जीतल किस धातु का बना सिक्का था? जीतल जो था वह तांबे से बना हुआ सिक्का था। प्रश्न नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हरा दिया? यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अकबर ने हेमू को हरा दिया। और आगे की सवाल पर अगर बढ़े 41वां नंबर सवाल पे, तो 41वां नंबर सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर तांबा है। मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली पहली धातु तांबा थी। और अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहां स्थित था? ये जो सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल था यह अफगानिस्तान में स्थित था। एकमात्र ऐसा स्थल है जो भारत और पाकिस्तान दोनों से दूर है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बारे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? देखिए गोदी बारे का अर्थ भी बंदरगाह ही होता है और इसका राइट आंसर सी लोथल है। और आगे बढ़े अगर तो 44वां नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा हमारे ही हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और आगे अगर बढ़े तो फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयोग होते थे, यह आज की घड़ा की तरह है जिसमें सुगंधित पात्र द्रव्य रखे जाते थे। यह दोनों ही जगहों से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से भी मोहनजोदड़ो से भी, अर्थात डी राइट आंसर है, ए और बी। और अगले क्वेश्चन पर बढ़े तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? एस आर राव ने लोथल में खुदाई का आरंभ 1955-56 से की है। राइट आंसर डी है 1955। और अगले सवाल पे अगर बढ़े तो 47वां नंबर सवाल कहता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या दोनों ही ग्रंथ कहती है कि उस समय तत्कालीन भारत में 16 थी, अर्थात सी राइट आंसर है। और अगले सवाल पे बढ़े तो अगला सवाल कह रहा है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ये बिल्कुल 5 क्लास के बच्चों की तरह सवाल है, ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल पे बढ़े तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल हम सभी जानते हैं सर जॉन मार्शल थे। अगला सवाल, धम्म महामाप्तों का क्या कार्य था? धम्म महामाप्त की कार्य केवल धर्म का प्रचार करना था जिसे अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे की सवाल पर मूव किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून जो बनाए थे, यह कानून 1829 की थी। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां भेज दिया? बहादुर शाह जफर को दिल्ली से उठाकर डायरेक्ट रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो यह लिखा गया एक कार्टून था, जो कि बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। और अगले सवाल पे मूव करें तो किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है? भारत के स्वाधीनता संघर्ष कहने वाले यहाँ व्यक्ति और कोई नहीं, बी डी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो सैनिक अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे उनको फिर से सेना को पुनर्गठन करने के लिए 1858 में पील कमीशन का गठन किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? बहुत ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर यहाँ पर देख भी रहे हैं 1911। अगला सवाल पे बढ़ा जाए, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित था? तो यह वर्तमान चेन्नई और तत्कालीन मद्रास में स्थित था, तो राइट आंसर बी हो जाएगी। और अगले सवाल पे मूव किया जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है यह इंडो सार्सेनिक शैली में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिखाई दे रहा है, यही राइट आंसर है। और बढ़िए, भारत में नियमित दशकीय जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ है? देखिए पहली जनगणना 1872 है, लेकिन दशकीय की बात की जाए 1881 से कंटिन्यू है। और अगला सवाल पे अगर बढ़ा जाए तो महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? यह दादा अब्दुल्ला को केस देखने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे पहली बार, राइट आंसर बी है। हरि सेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और आगे बढ़े
तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? यह गौतमी पुत्र सातकर्णी ऑप्शन नंबर ए में सातवाहन दिख रहा है, बिल्कुल इसी वंश से संबंध रखते थे। और जो अगला सवाल है, तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदारों को बेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को उस समय श्रेणी कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और आगे अगर बढ़े तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र सभी मिलाकर जो भी धर्म ग्रंथ उठाइए तो उसमें 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है, जिसमें 4 को पुण्य माना गया है, 4 को पाप माना गया है। अगला क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री हुएत्सांग कब भारत आया था? हम सभी जानते हैं कि यहाँ 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आए हैं। ऋग वेद का संकलन कब हुआ था? तो यह भारत की सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है, जिसका संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? यह कुल चिन्ह लगभग 400 थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल सही जवाब है। और आगे अगर चर्चा करें तो उज्जैनी 16 महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी थी? यह अवंती की राजधानी थी। और कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? खुद को ये लोग देव को पुत्र कहते थे, अर्थात यहाँ देव पुत्र की उपाधि लगाते थे देवताओं की शक्ति प्रदर्शित करने हेतु। अगला क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती थी और पूजा होती थी? इसका राइट आंसर कृष्ण, बलराम और इनकी भगनी सुभद्रा तीनों ही हैं, अर्थात इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नैनार किस देवता की उपासना करते थे? तो जो नैनार संत थे हमारे, यह शैव उपासक थे, अर्थात यह शिव की उपासना करते थे, जो कि सी में ही ऑप्शन दिया गया है। अब अगर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, तो 73वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बीड़ शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? यह बास बन्ना थे, जो बीड़ शैव परंपरा को नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात राइट आंसर बास बन्ना है। अगला सवाल पे मूव किया जाए तो निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? अलवार संतों की रचना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी थे, तबरम या फिर नलीरा दिव्य प्रबंधनम, राइट आंसर तबरम है। और अगला सवाल पे मूव किया जाए तो फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? फारस कोई और नहीं है, पर्सिया को ही फारस कहा जाता है, और इसका राइट आंसर पारसिक है। और अगला सवाल पे बढ़ा जाए, 76वां नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? यह सभी बच्चे जान रहे हैं कि इनका दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। और अगले सवाल पे बढ़ा जाए, 77वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? देखिए, आदि ग्रंथ साहिब का जो संकलन है यह स्वयं गुरु अर्जुन देव ने किया है। अब अगला सवाल पे मूव करें तो बीड़ शैव परंपरा के वचन किस भाषा में दिए गए हैं? बीड़ शैव परंपरा के सभी वचन तमिल भाषा में दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? कबीर के दोहे तीनों ही पुस्तक में देखने को मिलते हैं, बीजक में भी, आदि ग्रंथ साहिब में भी, कबीर ग्रंथ साहिब में, अर्थात डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगले सवाल पे बढ़े तो सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? यहाँ पर जो आदि ग्रंथ साहिब है इसमें बाबा फरीद, रविदास, कबीर तीनों के ही वाणी संकलित है, अर्थात यहाँ पर भी राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन पे मूव करें तो सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किनके द्वारा किया गया था? यहाँ कोई और नहीं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, राइट आंसर बी है, राइट आंसर बी है। और अगले सवाल पे अगर मूव करें तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे, जाते जाते हमने पढ़ाया था, सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? यह आजादी के ठीक एक दिन बाद और ठीक एक साल पहले, अर्थात 16 अगस्त 1946 का डेट था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो इस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी की सरकार थी।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन जो है यह भी आखिरी क्लास में ही हमने पढ़ाया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। चलिए अगला सवाल पे मूव करें। ये हमारा 86वां सवाल कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? अब ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि हो सकते हैं कि कुछ बच्चे पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पारित किया था। अब अगले सवाल पे अगर मूव करें, अब अगले सवाल पे मूव करें अगर 88वां नंबर सवाल, तो ये अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जी हाँ, ये अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं। 89वां नंबर सवाल कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो डी नंबर ऑप्शन में है। अब अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो 90 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? या जय हिंद का नारा देने वाला सुभाष चंद्र बोस थे। और देखिए अगला सवाल पर बढ़े तो अगला सवाल है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? इनका काल 2री शताब्दी ईस्वी थे, 2nd शताब्दी ईस्वी थे। और अगले सवाल पे बढ़े अगर 92 नंबर सवाल पे, तो ये कह रहा है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, यह कहाँ से मिला है? तो यह इसकी प्राप्ति मध्य प्रदेश से हुई है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और अगले सवाल पे अगर मूव करें तो 93 नंबर सवाल कह रहा है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखे हैं? देखिए यहाँ पे प्राकृत संस्कृत दोनों ही सही है, तमिल भी है, तो इनमें से सभी राइट आंसर है। और अगले पे बढ़े तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और आगे बढ़िए तो एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण यह किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। और 96 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वह ऋषभ देव थे। हमारे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 97 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म ले गया था? ख्वारिज्म से गजनी ले गया था, सॉरी, ये सुल्तान महमूद थे जो उसको बंधक बनाकर ख्वारिज्म से सीधे गजनी ले गए। बाद में गजनी जीतने के बाद सुल्तान मोहम्मद गजनी भी कहलाए हैं। अगला क्वेश्चन है रिहिला के लेखक कौन थे? तो रिहिला के लेखक इब्न बतूता थे, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर यह एक चिकित्सक था। और ये लीजिए फाइनली हम लोग मूव कर गए आज 100वें सवाल पे। और ये 100वां सवाल हमारा अंतिम सवाल है आज का, जो कि कह रहा है कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? यहाँ बर्नियर साहब थे जो मुगल साम्राज्य को शिविर नगर कहे हैं। तो इस तरीके से आपका 100 का सवाल आज समाप्त हुआ। जी हाँ साथियों, अगर आपको पसंद आई होगी तो कम से कम एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।